इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 को देख रहे हैं। आपके पास मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 या फेज़ 1 पार्ट 1 में कुल मिला के 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 8 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जी हाँ, आपके पास जो क्वेश्चन है उसको स्कूल कॉपी में तैयार कर लेना है, और जब स्कूल खुलेगा उस समय आपको रेस्पेक्टिव टीचर को सबमिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं इस द्विघात समीकरण का शर्त क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मूलों के समान होने का शर्त बताइए। आपको बताना है कि इसका शर्त क्या है जब दोनों मूल बराबर होता है। ठीक है, तो आप याद कीजिए, आप जब एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का पढ़े थे तो उस समय आप जाने हैं 3 शर्त आपने पढ़ा है ना। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट निकलता है। तो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac जो होता है ये वाला हिस्सा। तो ये पूरा इक्वल टू d इक्वल टू 0 होता है कब, जब वास्तविक और समान दोनों मूल होगा तब। और मोर देन d इज मोर देन 0 कब होगा, जब वास्तविक मूल होगा और असमान मूल होगा तब। और लेस देन 0 कब होता है d डिस्क्रिमिनेंट, जब कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे तब। तो ये तीनों कंडीशंस आपको याद करके रखना है। भले ही इस क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि क्या होगा, क्या कंडीशन है कि जब दोनों मूल समान होंगे, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, बस लिखना है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यह जब इक्वल टू 0 होगा तब क्या बोलेंगे हम लोग, दोनों मूल बराबर होगा और समान भी होता है। चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि केवल समान होगा बताना है, तो केवल आप b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर हो रहा है तभी आप बोल पाएंगे क्या, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या, एक वृत्त है और वृत्त का अर्धव्यास दिया हुआ है, और इस अर्धव्यास के साथ में ही एक जीवा है, ठीक, 12 सेंटीमीटर का। तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी यह निकालना है। तो देखिए आपके पास ये वृत्त है, एक जीवा मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, ये केंद्र है, और ये अर्धव्यास कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं इस तरह से। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो जीवा है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो OC, इसको ओस मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ एक नाम दे दीजिए A, और इसका नाम दे दीजिए B। ठीक है, O केंद्र है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं O केंद्र। ठीक है, O से AB पर एक लंब ड्रॉ कीजिए। OC किस पर लंब हो गया, AB पर लंब हो गया, ये चीज बता दीजिए। आप याद कीजिए प्रमेय, पहला प्रमेय क्लास 10 का, उस प्रमेय में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि O केंद्र से किसी जीवा पर जब कोई रेखाखंड लंब हो तो जीवा को केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसको समान 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये वाला हिस्सा क्या होता है, बराबर होता है। आपने पढ़ा है पहला प्रमेय में, क्लास 10 का पहला प्रमेय आप याद कीजिए।
किंतु केवल यह जीवा कंडीशन रहता है कि यह के व्यास न हो बोलकर कंडीशन रहता है। तो इसमें देख लीजिए, ये अगर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया जाता है तो ये लंब अगर है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री है ना, तो AC और BC दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, जो AB है तो 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप क्या पा रहे हैं कि जो BC होगा, मैं केवल BC को ही निकालना चाह रहा हूँ, तो BC क्या होगा, AB का क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 12/2, मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया ये वाला हिस्सा। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आप ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये BC हो गया 6 सेंटीमीटर, OB हो गया कितना 10 सेंटीमीटर, तो आपको OC निकालना है। तो आप क्या बोलिएगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए समकोण त्रिभुज में, इस तरह से लिख लीजिए OCB में, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज OCB में, इस तरह से आप लिख लीजिए समकोण त्रिभुज OCB में। ठीक, यहाँ पर आप क्या बताएंगे, देखिए OC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो BC स्क्वायर, यह कितना है OB 10, यह कितना निकला है 6, कितना हो गया 100, यहाँ पे 36, घटाई कितना हो गया 64, इसका मतलब OC इक्वल टू कितना आ गया आपका 64 का वर्गमूल, मतलब 8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर केंद्र से जीवा की जो दूरी हो रही है आपको निकालने के लिए बोला गया था, इसी को आपने निकाल लिया कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर से बताते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लास 10 का प्रथम प्रमेय को याद रखना है। केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को जो व्यास न हो को 2 बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, इस कंसेप्ट को हम लोग को लेना है। तो वो केंद्र वाला एक वृत्त है OC, इसको ड्रॉ किया हम लोग, ये रचना हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद में देख लिए यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको खींचने के कारण से 2 बराबर भागों में बट गया, तो AC इक्वल टू BC हो गया। तो BC ही मुझे चाहिए, इसलिए BC क्या होगा, AB का हाफ होगा, बस 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। तो समकोण त्रिभुज OCB में, तो समकोण त्रिभुज OCB में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मुझे लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, घटा दिए, यहाँ पे देखिए 100 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया, 36 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर कितना हुआ 36 हो गया, 64 हो गया, घटने से 64 का वर्गमूल निकाले 8 सेंटीमीटर हो गया। 3 में आपके पास दिया हुआ है कि 2 घन हैं, तो 2 घन बना लेते हैं, 2 घन, देखिए 2 घन बना लिए, यह एक घन है और एक घन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसका जो आयतन है वो ज़्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर यह घन है, तो आप जानते हैं घन का आयतन बराबर कितना होता है, आपको मालूम है, भुजा होल क्यूब। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए आपको बता देते हैं, याद करके रखना है आपको। फिर आप क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में ही, आप देख रहे हैं कि इन दोनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:8, इन दोनों, पहला घन और दूसरा घन, दोनों घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है कितना 1:8,
इसका मान लेते हैं आयतन V1, इसका मान लेते हैं V2। तो मेरे पास कितना हो गया, V1:V2 कितना है 1:8, ये देखिए, ठीक है। इसका साइड को मान लेते हैं x और इसका साइड को मान लेते हैं y, है ना। तो कितना हो गया, आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे V1/V2 इक्वल टू 1/8। आयतन में क्या होता है, भुजा का होल क्यूब, है ना। तो भुजा का होल क्यूब लिख दिए, कितना आ गया, देखिए यहाँ पर x/y होल क्यूब इक्वल टू 1/2 होल क्यूब। इसका मतलब हो गया x/y इक्वल टू 1/2 आपके पास आ गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू y इक्वल टू 2x, इस तरह से। तो y इक्वल टू 2x ऐसे करके आप लिख लिए, तो आपको दोनों का साइड पता चल गया। इसका साइड कितना है, y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में आप निकाल लिए। अब आप जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो याद कीजिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप याद कीजिए। क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्यूब होता है, वहाँ पे भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग अब दोनों का क्या निकालेंगे, घन, घन मतलब क्यूब का क्षेत्रफल बटा में दूसरा घन का क्षेत्रफल। भुजा देख लिए, फॉर्मूला आपने लिख लिया है, यहाँ पे क्या होता है 6 इंटू भुजा होल स्क्वायर। तो पहला का भुजा कितना है x, तो x होल स्क्वायर। दूसरा का भुजा कितना है y स्क्वायर। तब आप देखिए यहाँ पर ये तो x स्क्वायर हुआ, यहाँ पर y की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 6 कट गया, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर आया, कितना 1/4 मतलब 1:4। तो इस तरह से आप क्यूबों के आयतन की मदद से दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए 1:4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या देख रहे हैं, आपके पास मूलधन दिया हुआ है, आप चाहें तो इस तरह से डिटेल्स में लिख कर भी लिख सकते हैं, नहीं तो P इक्वल टू करके लिख सकते हैं। P इक्वल टू कितना है, मूलधन 400 रुपया, फिर मिश्रधन कितना है या समूल मिश्रधन A इक्वल टू कितना है 441 रुपया, फिर समय n बराबर कितना है 2 वर्ष। आपको दर निकालना है, दर मतलब r निकालना है, कितना है ये निकालना है। तो आप सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र होता है, ये वार्षिक दर है ना। तो हम लोग इसकी मदद से फटाफट निकाल लेते हैं। a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n होता है। अब यहाँ पर a आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए a/p इक्वल टू 1 प्लस r/100 टू द पावर n, इसको सजा लिए। a का वैल्यू 441 और p का वैल्यू 400 लिख लिए, और यहाँ पे 1 प्लस r/100 टू द होल टू द पावर 2 लिख दिए, ठीक है। अब इसको ब्रेक किए, देखिए 21 का होल स्क्वायर कितना होता है 441, 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400 लिख दिए, दोनों का स्क्वायर दोनों साइड का कट गया। तो अब देखिए आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, देखिए इसको आप इस साइड में ऐसे करके लिख लीजिए। उसके बाद में 21/20, 1 को उस साइड में भेजिए, 21/20 माइनस 1। अब r/100 यहाँ पे लॉसा निकालिए, यहाँ पे देखिए लॉसा निकालने तो आपको आता ही होगा। उसके बाद कितना हो गया r/100 इक्वल टू 1/20, इसने काटा इसको 5 बार, तो r इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो ये दर जो हो गया 5% आ गया। तो इस तरह से आप
जो क्वेश्चन बोला गया था कि समूल, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन की मदद से 2 वर्ष का समय अगर दिया हुआ हो तो दर ज्ञात करो, तो आपने कैलकुलेट कर लिया। x 12 y 27 ये सब क्या है, क्रमिक समानुपाती में दिया गया है। तो क्रमिक समानुपाती में दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, x/12 इक्वल टू 12/y इक्वल टू y/27, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। अब इन दोनों को हल करेंगे, हल करने के बाद में जो आंसर आएगा उसको पुट करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, 12/y इक्वल टू y/27, इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये 12, यहाँ पे 27, इसको ब्रेक कर लिए, 4 गुना 3 और इसको 3 गुना 3 गुना 3, 27 को तोड़ दिए इसमें और 12 को तोड़ दिए ऐसे। फिर इसको हम लोग फिर ब्रेक करेंगे और स्क्वायर में कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से, देखिए 4 के लिए 2 स्क्वायर और 3 3 मिल के 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 मिल के स्क्वायर। अब देखिए ये वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 9 3 3 9 9 2 18, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 18 निकल गया। ठीक है, अब इस y का वैल्यू को यहाँ पे देखिए ये 18 निकल गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसमें, क्या किए, देखिए इसको सॉल्व करते गए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो y बराबर 2 गुना 3 गुना 3, तो 9 दूना 18, y बराबर 18 निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं x/12 इक्वल टू 12/y, यहाँ पर y का वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए x/12 इक्वल टू 12/18, 6 का पारा से काटिए, 6 दूना 12, 6 3 18, फिर इसने काटा इसको 4 बार, तो कितना निकल गया, x/4 इक्वल टू 2/1, देखो x इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो इस तरह से x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू कितना निकल गया, 18 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ज्योमेट्री पोर्शन से है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया गया है एक वृत्त है O केंद्र वाला। देखिए बना लीजिए डायग्राम, O केंद्र वाला एक वृत्त हो गया। अब इसका व्यास क्या है, व्यास दे दिया गया है AB है, देखिए व्यास बना दिए, AB व्यास हो गया। फिर बोला गया है कि C अगर वृत्त पर अवस्थित एक बिंदु हो, तो C एक कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे C है, और OBC एक केंद्र हो गया, O BC, मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो OBC ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री है, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, एंगल OCA, तो इसको भी जोड़ देना होगा, इस कोण को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है जो उस चीज़ को हम नोट नहीं करते हैं, बस नोट करके बताते हैं। क्या, ये जो वृत्त देख रहे हैं वो केंद्र वाला वृत्त है, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये OB क्या है, OB अर्धव्यास है। यहाँ से लेकर OC भी क्या है, अर्धव्यास है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इंग्लिश में लिखना है तो रेडियस भी लिख दीजिए, हिंदी में व्यासार्ध लिखिए या अर्धव्यास लिखिए। अब देखिए इस त्रिभुज की जब बात मैं करूं, OCB त्रिभुज में, यहाँ पर देखिए क्या देख रहा हूँ, OB बराबर OC है, दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, क्या है, व्यासार्ध है, अर्धव्यास है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, उसके बाद में जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गए तो ये क्या होगा, OCB
एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये जब बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया ओ बी सी, ये वाला कोण तो दिया भी हुआ है, ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी। ये देखिए ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, किंतु क्वेश्चन में कितना दिया है, ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो ये भी 60, ये भी 60 है, ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो यह कोण 60 हो गया, ये भी 60 दिया हुआ है, यह भुजा बराबर है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे साबित कर दिए कि ये क्या हो गया, दोनों कोण 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब आप याद कीजिए यह प्रमेय अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, याद कीजिए। एक प्रमेय आप पढ़े थे तो इसी तरह का, ये देखिए ये कोण जो होता है वो कितना हो जाता है। अगर आप प्रमेय को याद कर रहे हैं तो आपको याद होगा अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा कितना होता है, समकोण होता है। ये कितना हो जाएगा, एक समकोण के बराबर हो जाएगा 90, है ना। तो इस कोण में यह अगर 60 है तो ये वाला कोण कितना होगा, ऑटोमेटिकली 30 होगा। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण एक समकोण होता है। अगर ये दिमाग में बैठा हुआ है तो आप आसानी से बना सकते हैं या लिख सकते हैं। थ्योरम याद रखना होगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे अब लिख लीजिएगा एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, आप लिखिएगा अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए आपने इस चीज को लिख लिया। उसके बाद में आप इसको ब्रेक करके देखिए कौन कौन सा कोण है। ए सी बी किससे किससे बना हुआ है, एंगल ए सी ओ से बना हुआ है और एंगल ओ सी बी से मिलकर बना हुआ है ना। इसलिए एंगल देखिए, इसको ओ सी एक भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इसी तरह का बोला गया है, तो एक ही नाम लिखते हैं, इधर से लिखें या इधर से लिखें। एंगल सी तो बीच में है, किंतु मैं चाह रहा हूं जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी तरह से लिखें। तो देखिए ये 90 और एंगल ओ सी बी ये माइनस हो रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो घट के कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस एंगल को ओ सी ए को कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यह इस मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी वर्जन वाले में टाइपिंग प्रॉब्लम हो गया या फिर ट्रांसलेशन प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, किसी घन के चारों दीवारों की ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया। देखिए जब घन है तो यहाँ पे चारों दीवारों को की ऊंचाई को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा अलग हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जानकारी है मुझे, इसीलिए यहाँ पे चारों दीवार नहीं होगा, घन के चारों भुजाओं की लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया है। यह इस चीज को आपको समझ लेना है क्वेश्चन। देखिए ये है आपका घन, ठीक है, ये है घन आपका। इसका साइड अगर मान लेते ए सारी भुजाएं क्या क्या होती हैं, एक ही तरह की होती है, ए करके, है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है आप जानते हैं, भुजा के साथ में भुजा का होल स्क्वायर गुना 6 कर देंगे तो घन का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अब बोला जा रहा है कि इसका जो साइड्स हैं, भुजाएं जो हैं, इनको 50% करके बढ़ा दिया जाता है। अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं भुजा बराबर ए, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा
होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए 50% यहाँ पे लिखिएगा। अब 50% भुजा को बढ़ाने पर नई भुजा कितनी हो जाएगी, नई भुजा कितनी हो जाएगी। पहले था ए, अब 50% बढ़ रहा है। देखिए 50% किसका, ए का, तो 50% ए का, ए का 50%, इस तरह से आप ए 50/100 कितना हो जाएगा, a/2, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 3a/2। देखिए इसने काटा इसको 1 टाइम्स, इसने काटा 2 बार, 50 दूना 50 एके, तो यहाँ पे a × 1 a/2 है ना यहाँ पे। तो इसका लॉसन निकालेंगे, 2 एके 2 और 1 3, 3/, तो नया साइड जो हो जाएगा 50% बढ़ने से ये वाला हो गया। ठीक है, तो आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसलिए नया क्षेत्रफल, ठीक है, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। फिर उसी तरह से 6 गुना भुजा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 × 9a²/4, और इसको अगर हम लोग हिसाब कैलकुलेशन करेंगे तो 27a²/2। ये देखिए इसको इसने काटा, 6 को 2 ने और फिर 4 को 2 ने, तो आपका यहाँ पे 3 हो गया, 3 9 27, और नीचे में कितना हो गया, 2 हो गया, इस तरह से। इसलिए इसके बाद में फिर आप करेंगे, ये अभी वर्तमान में आपके पास क्षेत्रफल हो गया, ये वाला हिस्सा आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये वाला जो हो गया ये आपका वर्तमान क्षेत्रफल हो गया। पहले क्षेत्रफल कितना था, ये वाला था, ठीक है। अब क्षेत्रफल 50% साइड्स के बढ़ने के बाद में आपके पास ये क्षेत्रफल हो गया, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया। क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिख रहा हूं इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगा, पहले था 6a², अभी चूंकि बड़ा है इसलिए 27a² को पहले लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, घटाइए, 27a² - 12a²/2 कितना हो गया, घटा लीजिए। तो इसको घटाने से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 15a²/2 आ गया आपके पास में। यह आपका क्षेत्रफल कितना बढ़ा ये पता चल गया। इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत, देखिए पहले कितना था, पहले था 6a², अब चेंजेस कितना आया है 15a²/2, तो परसेंट निकालना इसलिए 100, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिए, 15a²/2 × 6, 1/6a² × 100, कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद में आप देखिएगा यहाँ पर a² दोनों कट गया, ठीक है। दूसरे कलर का पेन से काटता हूँ, देखिए कट गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 से काट रहे हैं, ठीक। फिर 2 2 4 4 और इसको काटा कितने बार, 25 बार। तो 25 बार काटने के बाद कितना, 25 × 5 = 125। इतना प्रतिशत क्या हो गया, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर भुजा था पहले a, तो क्षेत्रफल हो गया 6a², और 50% भुजा बढ़ गया, तो भुजा 50% बढ़ गया, मतलब 150 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150% ऑफ a कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि 50% बढ़ रहा है तो 100, ठीक है। तो a का 150% करेंगे तो फट से एक ही बार में निकल जाएगा, यहाँ पर एक ही बार कैलकुलेशन हो जाएगा आपके पास में। या फिर अलग अलग कीजिएगा, a + a का 50%, फिर कैलकुलेशन कीजिए, इतना आ जाएगा 3a/2। आप नया क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों क्षेत्रफलों का अंतर निकालिए, फिर क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए ओरिजिनल कितना था ये और कितना चेंजेस हुआ उसको, फिर परसेंट का साइन, तो 100 आ गया। फिर इसको कैलकुलेशन किए तो कितना हो गया, 125%। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लास्ट क्वेश्चन,
इस मॉडल एक्टिविटी टास्क का क्लास 10 का, उसमें दिया हुआ समाधान करो। दिया हुआ है क्वेश्चन 2x प्लस 1 प्लस 3/2x प्लस 1 इक्वल टू 4, और बोल दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू 1/2, यह दिया हुआ है। आप इसको चाहें तो एक ही बार में लॉसा निकालते हुए कर सकते हैं, कैलकुलेशंस आपका हो जाएगा, किंतु मैं प्रेफर कर रहा हूं कि यहाँ पर इसको मान लेते हैं छोटा करने के लिए। इसको मैंने मान लिया a, ठीक है। मैंने क्या किया, 2x प्लस 1 बराबर a मैंने माना LET, ठीक है। इसका लॉसा निकाल रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये निकल गया। ये देखिए इसके नीचे 1 है और यहाँ पे a है, तो लॉसा हो गया a, तो 1 ने भाग दिया a को a इंटू a स्क्वायर, प्लस a ने भाग दिया a को 1 इंटू 3, ऐसे हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4a। अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं, 4a को इस साइड में ला लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग मिडल टर्म फैक्टर हो रहा है। मिडल टर्म फैक्टर आप जानते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मिलेगा उसको ब्रेक करेंगे ताकि मुझे बीच वाला मिले, है ना। तो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। देखिए 3 और 1 में इसको ब्रेक कर दिए, देखिए 4 मिल गया, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग अलग कर देते हैं, 3a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा, a माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन, तो a माइनस 3 यहाँ भी आप कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया, a माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तैयार हो गया। अब जब इतना तैयार हो गया तो आप आइदर और का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। देखिए इसके बाद में आप लिखिए आइदर a माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू 3, a का वैल्यू बैठाएं 2x प्लस 1 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, यह एक वैल्यू निकल गया। फिर यहाँ पर टान दीजिए और लिखिए, या तो या हिंदी में लिखना है तो कितना हो गया, a इक्वल टू 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 उस साइड में चला गया तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। इसलिए x का वैल्यू आपके पास कितना निकल गया, 1 और 0। तो इस तरह से हम लोग इस समीकरण को, द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन था जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और हम लोग क्लास 10 का मॉडल एक्टिविटी टास्क को कंप्लीट करते हैं, पार्ट 1 को। यदि अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आपके पास आता रहे। थैंक यू वेरी मच।